हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ लीगल हिस्ट्री जिसे हम आधुनिक इतिहास भी बोलते हैं। और ये LLV वाले स्टूडेंटों के लिए है। ये कहीं तो सेकंड सेम में है, कहीं ये फोर्थ सेम में है, कहीं ये सिक्स सेम में है। ठीक है, आपके सेकंड सेम में है, फोर्थ में है, सिक्स में है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप अपने सिलेबस के अनुसार देख लेना। ठीक है, इसका जो कोड होता है वो 205 होता है और 2005 भी से कहीं बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में से ही जो मैं आपको इसमें थ्योरी कराऊंगा उसी में से आपके वेरी शॉर्ट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे शॉर्ट और तीसरे पे लॉन्ग, ये तीनों ही फॉर्मेट में इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। और आपके ये 4 नंबर का, यहाँ पे 10 नंबर का और यहाँ पे 20 नंबर का। कभी कभार क्या होता है, ये जो 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है शॉर्ट, इसमें 10 नंबर में दो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। 10 नंबर में 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और बोलते हैं टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होना और परेशान ना होना, ये 5-5 नंबर में ऐसे टिप्पणी भी आ सकती हैं। तो यहाँ से 5 नंबर का भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। आज मैं जो आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा वारेन हेस्टिक्स से मिलता जुलता है। जिन बच्चों ने वारेन हेस्टिक्स वाली जो वीडियो है वो देखी होगी, वारेन हेस्टिक्स 1772 और 1774 की जो न्यायिक व्यवस्था है, ये दो जिन्होंने इस वीडियो को देखा होगा उससे ये मैच खाती हुई वीडियो है। ठीक है, उसी से मैच करता हुआ ये क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप उन वीडियो को भी देखना। और जो मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ। मैं एडवांस सिलेबस डालता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो सिलेबस डालता हूँ जो आपके एग्जाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और दूसरी बात, जब तक आप इनको, इसमें एक समस्या और है, अगर आपने इसमें से प्ले लिस्ट में से ऐसे वीडियो हैं, अगर आपने सपोज करो ये वीडियो देख ली सबसे लास्ट वाली, फिर ये देख ली, फिर ये देखी, फिर ये देखी, फिर फर्स्ट वाली देखी, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको सीढ़ी दर सीढ़ी जाना है इस वाली वीडियो में। आप ईयर वाइज जैसे जाओगे, पहले फर्स्ट नंबर की, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ऐसे, है ना। पहले 1726 वाला देखना, 1726 से पूर्व वाला, फिर 1726 देखना। ठीक है, फिर 1773 वाली देखना, और फिर वारेन हेस्टिक्स देखना, कि 1772 वाली देखना, फिर 1774 देखना। और उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे ही जो शॉर्ट वीडियो हैं उनको भी देखते रहना साथ में, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चनों में जैसे मैं बता रहा हूँ 1726 से पूर्व की, फिर 1726 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वारेन हेस्टिक्स की न्यायिक व्यवस्था 1772, 1774, फिर आप देखनी है आपको लॉर्ड कार्नवालिस, फिर देखनी है आपको विलियम बेंटिंग, फिर उसके बाद आपको देखनी है 1935, और फिर नंद कुमार, और फिर देखनी है प्रीवी काउंसिल। इस प्रकार आपको वीडियो देखनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको क्रम वाइज देखने हैं। ठीक है, आगे चलता हूं अब मैं आपको लेके। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, आपके इस लॉर्ड कार्नवालिस की वीडियो करा रहा हूं। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है थ्योरिकल ज़्यादा है। और एक बात आपको और बता दूं, इसमें आप जो है अपनी तरफ से बना बना के नहीं लिखना। कम याद हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 3 पेज का ना करो, 2 पेज का करना, 2 का, 2.5 का, 3 का, ऐसे करना। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें तुक्का नहीं मारना, अपनी तरफ से कहानी ना बनाना, क्योंकि ये लीगल है।
इसमें बिल्कुल सटीक चाहिए, ठीक है ना। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में ही है। अगर उसमें आप इधर से उधर की कोई बात बना के लिखोगे तो चल नहीं पाएगा। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगर उसको आप कहीं से बना के करो, अपने शब्दों में इधर से उधर को लपेट के करो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ये लीगल हिस्ट्री है। जो कोर्ट जिस समय पे था, जो पद जिस समय पे थे, कितने न्यायालय में कितने पद थे, ये सारी चीज़ें फिक्स थी उस समय। उसमें आप घटा बढ़ा के या किसी सन को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, तुक्का नहीं मार सकते हो। इसमें आपको सटीक याद करना है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट समझाए हैं, ठीक है ना। अगर आप इसे पॉइंट बाय पॉइंट नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। इसीलिए जो आप देखना, अपने यूनिक को ओपन करके, यूनिक में आपके थ्योरी दे रखी है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको पॉइंट में नियुक्त करा है, ठीक है ना, नियुक्त करा है, सॉरी मैं भी लीगल हिस्ट्री की लैंग्वेज बोलने लगा हूँ। मैंने इनको पॉइंटों में ही बनाया है। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और पॉइंटों से एक फ़ायदा और होता है, एक तो हमारे नंबर इंक्रीज ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और दूसरा हमें जो हम लर्न करते हैं, लर्न में हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, और ये हमारी मेमोरी में बहुत जल्दी सेव हो जाते हैं, ठीक है ना, और हम इन्हें कभी आसानी से भूलते भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, बहुत बात हो गई, बहुत आपको समझा दिया है, अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। ये चीज़ें भी समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि इनसे देखो हम युद्ध में चले गए, लेकिन हमें किस तरीके से लड़ना है ये मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो इन समस्याओं का भी हमें समाधान करना है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन होता रहना चाहिए, ठीक है ना। ये डिस्कशन और नॉलेज आपके लिए उसी प्रकार ज़रूरी है जिस प्रकार आप एग्ज़ाम देने से पहले अपना जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, तुम्हारा जो प्रवेश पत्र होता है, उसको लेके अगर तो आप नहीं जाते हो, आपने कितना भी अच्छा पेपर तैयार कर रखा हो, कितनी अच्छी तैयारी हो आपकी, कितने ही अपने सूट बूट अच्छे पहने हो आप, कितने ही सुंदर क्यों ना हो, आप कॉलेज के प्रिंसिपल को क्यों ना जानते हो, लेकिन आप पे जब तक प्रवेश पत्र नहीं है, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलती है, उसी प्रकार आप कितनी भी नॉलेज वाले हो, आपको वापस बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। चाहे आपको सब टीचर जानते हो, आपके क्लास के मित्र जानते हो, उसी प्रकार ये है, आपको कितना भी अच्छा आता हो, लेकिन आपको यही पता नहीं है हमें किस प्रकार करना है, कैसे करना है, तो आपका ये नॉलेज, आपकी मेहनत सब बेकार है, ठीक है ना। तो हमें सही डायरेक्शन में, सही दिशा में कैसे लिखना है, पॉइंटों में लिखना है, थ्योरी में लिखना है, कम लिखना है, ज़्यादा लिखना है। एक भाई का क्वेश्चन था, कमेंट आई थी आज कि सर हमें अपने शब्दों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या, तो उनसे मैं आप बताना चाहता हूं कि भाई अपने शब्दों में थ्योरी को चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन अपनी तरफ से बना के नहीं लिख सकते हो तुक्का। अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो बातों को, आप जैसे कहना चाहते हो, लेकिन तुक्का नहीं मार सकते हो, ठीक है। अब ज़्यादा बातें हो गई हैं, अब सीधे हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। पेशेंस बना के रहिएगा, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों का सविस्तार उल्लेख कीजिए। 1790 और 1793 की न्यायिक योजना द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। भारत के दंड विधि के प्रवर्तन में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रतिपादित सुधारों की विवेचना कीजिए। ये हैं हमारे क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये है हमारी हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री कोई भी कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, कभी किसी के हाथ में नहीं आई, ठीक है। हिस्ट्री जो है बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में, और एग्जामिनर आपसे कहाँ से क्या पूछ ले, वो क्वेश्चन आपको कहाँ से कहाँ घुमा दे, लेकिन आपको लीगल हिस्ट्री में अपना एक तो सन याद रखना है, 1790, 93, और आपको ये मेन मुद्दा ये पकड़ के रखना है, लीगल हिस्ट्री में हमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ये बीच में ये जो चीज़ें हैं इन पे फोकस ना करो, आपको एग्जाम में क्या पकड़ना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, बस इतना देखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपके आंसर में से भी आपका क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। एग्जामिनर आपकी लाइन में से कोई एक लाइन पकड़ेगा और क्वेश्चन में चेप देगा, आप कहोगे यार ये तो कुछ देखा है, लेकिन यार ये कन्फर्म नहीं है कौन सा वाला है, तो आप परेशान ना होना, ठीक है।
अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी नियुक्ति गवर्नर जनरल के पद पर होने पर, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस की नियुक्ति गवर्नर जनरल के पद पर भारत में हुई थी, गवर्नर जनरल के पद पर जब नियुक्त हुए थे, कॉर्नवालिस ने अपनी नियुक्ति गवर्नर जनरल के पद पर होने पर, जब गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कॉर्नवालिस नियुक्त हुए, प्रशासन में सुधार हेतु निम्नलिखित न्यायिक योजनाएं लागू की। जब अपने पद पर नियुक्त हो गए तब उन्होंने न्यायिक योजनाएं लागू की, जिन्हें हम न्यायिक योजना 1787, 1790 और 1793 के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्यायिक योजना 1787, न्यायिक योजना 1790, न्यायिक योजना 1793, इस नाम से इनको जानते हैं। इनमें 1790 व 1793 की न्यायिक योजना काफी प्रचलित थी। 1790 की न्यायिक योजना 1790 में फौजदारी अदालतों में रिश्वत, भ्रष्टाचार व मुस्लिम विधि के बदलते सिद्धांतों की वजह से बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लोगों को उचित न्याय प्राप्त नहीं होता था। इसमें क्या था, 1790 की सबसे पहली जो न्यायिक योजना थी उसमें क्या सुधार हुए, 1790 इसमें फौजदारी अदालतों में रिश्वत बहुत ज़्यादा थी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, भ्रष्टाचार था और मुस्लिम विधि जो थी उस समय बदल रही थी। तो इसके कारण बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोगों को उचित न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा था। एक तो वहाँ के लोग रिश्वत खोर हो रहे थे, भ्रष्ट हो रहे थे, और उधर दूसरी ओर मुस्लिम विधि जो है बदल रही थी। तो इसलिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा था। इन दोषों को दूर करने के लिए 1790 में भारतीय दंड विधि में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यहाँ पे जो कॉर्नवालिस लिख रहा है, ठीक है ना, यह फ्लूट की वजह से देख नहीं पा रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निम्नलिखित सुधार किए। वो सुधार कौन कौन से हैं पहले देखते हैं। पहले नंबर का जो सुधार था वो है फौजदारी न्याय प्रशासन से नवाबों की सत्ता की समाप्ति। फौजदारी न्याय प्रशासन से नवाबों की सत्ता की समाप्ति। फौजदारी न्याय प्रशासन मुसलमान वे उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति देखते थे। उस समय क्या था, जो फौजदारी जो न्याय प्रशासन था उसमें मुसलमान वे उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति देखते थे। इनकी समाप्ति कर वे न्यायालय हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। पहले क्या था, जो फौजदारी न्यायालय थे वो मुसलमान देखते थे और मुसलमानों के द्वारा नियुक्त सदस्य देखते थे, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इनके पदों को ही समाप्त कर दिया, इनके कार्य को ही समाप्त कर दिया। और इन्होंने क्या करा, दीवानी की तरह ही फौजदारी न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दी गई। इन्होंने क्या करा, जो मुसलमान थे उनको फौजदारी न्याय प्रशासन का अधिकार था और उन्हीं के सदस्य उसमें कार्य करते थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले तो इन मुसलमानों के पदों को समाप्त करा, उनके सदस्यों को समाप्त करा, ठीक है ना। उनके स्थान पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त करा गया और सारी जिम्मेदारियां उनको सौंप दी गईं। उसकी सहायता के लिए एक मुसलमान विधि अधिकारी की नियुक्ति की गई। और इन्होंने क्या करा कि जैसे बदलता दौर था, मुस्लिम विधि बदल रही थी और मुस्लिम बाहुल्य उधर सरकार पहले हुआ करती थी, तो उन्होंने क्या करा, एक मुसलमान विधि अधिकारी को रख दिया था अंग्रेजों के पास कि अगर कोई समस्या है, कोई इनको चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप अंग्रेज अधिकारी की आप हेल्प करोगे, अपनी राय दोगे कि आप जिस पे निर्णय दे रहे हो वो इस प्रकार है। क्योंकि अंग्रेजों को मुसलमान विधि की पूरी नॉलेज तो होती नहीं थी, तो एक शिक्षित और अच्छे विधि मुसलमान विधि वाले व्यक्ति को अपने पास रखते थे, ठीक है। कंपनी द्वारा फौजदारी, नंबर 2 पे है कंपनी द्वारा फौजदारी न्याय प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व संभालना। न्याय प्रशासन को सुलभ, शीघ्र व निष्पक्ष बनाने हेतु मुगल नवाबों का पूर्ण कार्य अब अंग्रेज अधिकारियों को सौंपा गया। सभी निम्न न्यायालयों को संगठित किया गया। पहले इन्होंने क्या करा, जो हमारा उस समय का जो न्याय प्रशासन था वो बहुत ज़्यादा बेकार था।
उसको सुलभ, शीघ्र और निष्पक्ष और आसानी से चलाए जाने वाले रूलों को अप्लाई करने के लिए पहले तो मुगल नवाबों को वहाँ से हटाया, उनके स्थान पर जो पूरा कार्य था वो अंग्रेज अधिकारियों को सौंपा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नए फौजदारी न्यायालयों की स्थापना। जनता को शीघ्र, सस्ता व निष्पक्ष न्याय दिलाने हेतु 3 न्यायालयों की स्थापना की गई। वो कौन कौन से न्यायालय थे? पहला था मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना, मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना कह सकते हो, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना। सन 1787 में नियुक्त किए गए कलेक्टरों को मजिस्ट्रेटों के रूप में जो अधिकार थे बढ़ा दिए गए। मतलब जो 1787 में जो मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिए गए थे उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई तथा छोटे मामलों में सुनवाई व दंड का अधिकार प्रदान कर दिया गया। एक तो 1787 में जो कलेक्टरों को मजिस्ट्रेटों के रूप में जो अधिकार बढ़ा दिए गए थे उनको एक तो मजिस्ट्रेटों के रूप में अधिकार बढ़ा दिए गए, और दूसरे जो वहाँ के जो छोटे मोटे केसेस थे, जो कानून थे, उनमें उन कानूनों का उपयोग करके उन केसों में सुनवाई करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, थोड़े गंभीर मामलों में जैसे चोरी, डकैती इत्यादि मामलों में जेल भेजने का अधिकार व जमानत देने का भी अधिकार दिया गया। लेकिन ऐसे मामलों की सुनवाई चल न्यायालय की आगामी बैठक में होती थी। आगामी मतलब अगली वाली बैठक में, यहाँ पे आगामी कर लेना, यहाँ पे हाईलाइट से दिख नहीं रहा है। मजिस्ट्रेटों को प्रत्येक माह अदालत का ब्यौरा सदर निजामत अदालत को भेजना होता था। इसका कार्य क्या था? एक तो मजिस्ट्रेटों को अधिकार ज़्यादा दे दिए गए थे और जो थोड़े बड़े मामले होते थे उनका ब्यौरा सदर निजामत अदालत को सौंपा जाता था। ठीक है, दूसरी बात भैया, इसमें कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत तो है नहीं, ये थ्योरी है, कहानी है, कहानी बेस आपको याद करना है। मैं इसमें एग्जाम्पल तो कोई दे नहीं सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और दूसरी बात, इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्रम वाइज वीडियो देखने की ज़रूरत होगी। ये नहीं है आपने कहीं से भी कोई वीडियो ओपन करी और आपने देख ली, आपको क्रम वाइज वीडियो देखनी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा न्यायालय है चल न्यायालयों की स्थापना। बंगाल, बिहार व उड़ीसा को 4 भागों में बांटा और प्रत्येक जिले में जाकर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बनाए गए अपराधियों के मामलों की सुनवाई करते थे। न्यायालय का गठन काजी व मुफ्तियों द्वारा होता था। ये अपनी राय देते थे। जिन मामलों में इनकी राय से सहमत नहीं होते थे या मृत्युदंड व आजीवन कारावास का दंड दिया जाता था, उन मामलों की समस्त कार्रवाई सदर निजामत को भेज दी जाती थी, जिस पर गवर्नर जनरल वे उनकी काउंसिल के सदस्य अंतिम फैसला सुनाते थे। देखो, एक ही चीज को मैं बार बार डिस्कशन करूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। छोटे मामले होते थे तो यही न्यायालय अपना देख लेते थे, लेकिन बड़े जो मामले होते थे तो अपने से ऊपर की अदालत में ये भेज देते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सदर निजामत अदालत ये सबसे बड़ी अदालत हुआ करती थी। हेस्टिंग्स ने जिस अदालत को कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की वारेन हेस्टिंग्स ने क्या करा था, कलकत्ता से जो एक अदालत थी कलकत्ता से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दी थी कि अब जो अदालत है कलकत्ता से मुर्शिदाबाद रहेगी, वो करी थी वारेन हेस्टिंग्स ने। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या करा, उसी अदालत को दोबारा से कलकत्ता वापस ले आए थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने जिस अदालत को कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की, वह पुनः कलकत्ता में स्थापित की गई। हेस्टिंग्स कलकत्ता से मुर्शिदाबाद ले गए थे, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स मुर्शिदाबाद से फिर कलकत्ता ले आए थे। ठीक है, दूसरे नंबर का पॉइंट है बैठक सप्ताह में एक बार। मतलब बैठक जो होती थी इस अदालत की सप्ताह में यानी हफ्ते में एक बार होती थी, 7 दिन में एक बार। नवाबों को सदर निजामत से हटाया गया। जो नवाब होते थे उनको सदर निजामत से हटा दिया गया। देखो, पॉइंट बाय पॉइंट है, मैंने देखो यहाँ पे नंबर डाल रखे हैं, आप पॉइंट बाय पॉइंट याद करना। इसका कार्यभार इसे यहाँ बाहर कर लेना। कार्यभार गवर्नर जनरल व काजी और मुफ्ती द्वारा होता था। काजी व मुफ्ती
उनके न्याय को देखते, फिर अपनी राय देते। यहाँ पे क्या था, देखो सभी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या करा था, सभी न्यायालयों में अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी थी, लेकिन उनकी सहायता हेतु मुसलमानी अधिकारियों को भी नियुक्त करा गया था। मुसलमानी जैसे काजी, अधिकारी का मतलब तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो न्यायालय में काम कार्य कर रहे हैं तो अधिकारी कहे जाते थे, यानी जॉब पे मान लो। तो उनको जब नियुक्त करा गया था मुसलमानों की विधि की सहायता के लिए, तो काजियों को, मुफ्तियों को, मुसलमानों की सही विधि को जानने के लिए, अंग्रेज अधिकारियों की सहायता के लिए काजी और मुफ्तियों को भी नियुक्त करा गया था। ये पहले केस की सारी जांच पड़ताल करते थे, सुनते थे, देखते थे क्या चल रहा है इसमें, सारी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद अपनी राय देते थे, अपनी मुस्लिम विधि की राय वहाँ पे देते थे। उसके बाद मामला सदर निजामत को भेजा जाता था, जिस पर अंतिम फैसला गवर्नर जनरल व उनके काउंसिल के सदस्य द्वारा होता था। निष्कर्ष, उक्त फौजदारी व्यवस्था निश्चित रूप से सुधारात्मक थी, किंतु फिर भी 1793 में उससे कुछ निम्न परिवर्तन किए गए थे। यहाँ पे उससे लिख रहा है, यहाँ पे उसमें कर लेना, मैं बना लेना इसको। उक्त फौजदारी व्यवस्था यानी जो हमने अभी पढ़ी है पीछे, ये जो फौजदारी व्यवस्था निश्चित रूप से सुधारात्मक थी, किंतु फिर भी 1793 की जो व्यवस्था थी, 1793 में उसमें कुछ निम्न परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1993 बोला था, यहाँ पे 1793 करना है, और देखो यहाँ पे भी 1793 ही करना है आपको। ठीक है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये देखो अभी आपको दिखाऊंगा ये क्या हो रहा है। ये मैं पढ़ा रहा था तो अभी मुझे नज़र आया मेरे कि यार यहाँ पे तो कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, और ये मैंने गलत नहीं की हैं, अभी आपको दिखाऊंगा, देखना। ये है 1793, और बीच बीच में मैंने एक दो जगह 1793 बोला भी है कहीं कहीं, और देखो यहाँ पे भी देखो 1793 ही हो रहा है, 1993 हो रहा है, यहाँ पे भी 1793 ही आएगा। ये जिस बुक से मैंने पढ़ा था, जिस एक्ट से मैंने इसकी स्टडी की है, वहाँ पे इसको गलत कर रखा है। ठीक है, और नोट्स बनाते समय थोड़ा ये उसी नोट्स को बना रहे थे, तो हमने उसी के आधार पर इसे बनाया था। तो देखो आपको दिखाता हूँ प्रूफ। देखो ये लिख रहा है यहाँ पे 1793 की न्यायिक योजना, और यहाँ पे है 1793, यहाँ पे 1993, सॉरी यहाँ पे 1993 की न्यायिक योजना है, और यहाँ पे देखो 1793, यहाँ पे देखो 1793। ठीक है, तो यहाँ का ये जो फॉल्ट है, ये वाई मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, और इसी के एक दो जगह और वो जो मिस्टेक हो रही थी, उसी के आधार पर हमसे भी मिस्टेक हो गई थी, तो हमने इसको कैच कर लिया मैंने कि यहाँ पे कोई फॉल्ट हो रहा है, और हमने इसे पकड़ लिया। ठीक है, तो अब हम जहाँ पे, आप ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पे गलती से 1993 निकला है, वहाँ पे समझना कि 1793 है। अभी कुछ नहीं है, आपने अगर नोट्स बनाए हो, अगर आपके माइंड में कहीं चल रहा हो, तो 1793 करना है 1993 की जगह। ठीक है ना, एक आध जगह अगर कोई पीछे हो गया हो तो। ठीक है, अब चलता हूँ। थोड़ा रिदम ही नहीं बन पा रहा था, मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं तो इसमें कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं गलती हो रही है, वो मैंने पकड़ लिया, थोड़ा माइंड मेरा काम नहीं कर पा रहा था। अब देखते हैं, ये है 1793, यहाँ पे भी 1793 की जगह मैंने 1993 काफ़ी बार बोला था, शायद याद नहीं आ पा रहा। तो ये है 1793 की न्यायिक योजना। सन 1793 की न्यायिक योजना इतनी प्रभावकारी एवं लोकप्रिय सिद्ध हुई कि यह अगले 20 वर्ष तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के उसी प्रकार चलती रही। इसमें से अनेकों आज भी हमारी न्याय व्यवस्था का आधार बनी हुई है। ठीक है, हमारे जो एक क्वेश्चन आता है भारतीय व्यवस्था में लॉर्ड कॉर्नवालिस की
भारतीय दंड विधि में क्या योगदान है? तो ये उसी का आंसर है कि 1793 की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो आज भी हमारे भारत में प्रचलित हैं और जो लागू होती हैं। 1793 की जो व्यवस्था थी इतनी अच्छी थी कि वो 20 वर्षों तक चली थी, और कुछ नियम तो ऐसे हैं जो आज तक हमारे भारत में चालू हैं, लागू हैं और जो चल रहे हैं। ठीक है, तो ये था 1793 की न्यायिक योजना। आगे चलते हैं। 1793 की योजना के द्वारा 1793 की योजना के द्वारा निम्नलिखित कार्य या निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई थी, और उनकी आप ये भी लिख सकते हो 1793 की निम्नलिखित विशेषताएं। ठीक है, पहला है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। पृथक्करण होता है अलग करना। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यानी कार्यपालिका न्यायपालिका अलग कर दी गई। दीवानी अदालतों का पुनर्गठन। जो दीवानी अदालत थी उनका दोबारा से पुनर्गठन किया गया। कार्यकारिणी के ऊपर न्यायपालिका का अधिकार। जो कार्यकारिणी थी उसके ऊपर न्यायपालिका का अधिकार कर दिया गया। यानी कार्यपालिका कह लो, कार्यकारिणी या कार्यपालिका जो थी न्यायपालिका के अंडर में रहती थी। प्रांतीय न्यायालय की स्थापना। प्रांत में एक न्यायालय की स्थापना कर दी गई। देशी आयुक्तों की नियुक्ति की गई। रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई। कोर्ट फीस का अंत। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हैं ये 9-10 पॉइंट हैं, लेकिन आपको इसमें से 3, 4 या 5 बस इतने ही करने हैं। अगर 3 अच्छे से हो जाए या 4 तो 3 तो नहीं, 4 या 5 पॉइंट आप इसमें से करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। 4 बहुत है आपके लिए ना, 4 पॉइंट अगर आप करते हो तो काफ़ी है ना। आगे चलते हैं। फौजदारी न्याय प्रशासन में सुधार। कलेक्टरों की फौजदारी शक्तियां वापस लेकर। फौजदारी जो कलेक्टर थे, कलेक्टरों की फौजदारी शक्तियां वापस लेकर दीवानी अदालत को सौंप दी गई। जो कलेक्टर थे उनको जो फौजदारी जो शक्तियां दे रखी थी उनसे उनकी शक्तियां छीनी और दीवानी अदालतों को सौंप दी गई। दीवानी अपील न्यायालयों को चल न्यायालय का कार्यभार भी सौंप दिया गया। जो दीवानी न्यायालय थे उनको चल न्यायालयों का भी कार्यभार सौंप दिया गया। हमने अभी पढ़ा था ना चल न्यायालय, ये वाला, ये तो है 1787 वाला था, है ना, और ये है 1793 की न्यायिक योजना। ठीक है, 1787 की न्यायिक योजना में एक चल न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन 1793 में क्या हुआ था, इस चल न्यायालय को कलेक्टरों के अधीन कर दिया गया था। कलेक्टर जो थे उनके कार्यभार में देखो, दीवानी अपील न्यायालयों को चल न्यायालयों का कार्यभार भी सौंप दिया गया। सॉरी, जो कलेक्टर के जो कार्यभार थे वो खत्म कर दिए गए। फौजदारी जो कलेक्टर के फौजदारी अधिकार थे खत्म करे, वो दीवानी न्यायालय को सौंप दिए गए। प्लस दीवानी न्यायालय जो था वो चल न्यायालय को भी देखने लगा था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कानूनी पेशे में सुधार। भ्रष्ट वकीलों से राहत के लिए वकीलों को लाइसेंस देने की या लेने की प्रथा। जो भ्रष्ट थे, वकीलों की भ्रष्टता को कम करने के लिए वकीलों को लाइसेंस लेने और लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये ईमानदार और कानून की सही समझ वालों को ही मिलता था। जो ईमानदार होते थे और जिनको कानून की सही समझ होती थी, ये उन्हीं को मिलता था। वकील की फीस निर्धारित की गई। ये नहीं है वकील की जो फीस है मनमानी ली जाए, उनकी फीस जो निर्धारित की गई। फिर गलत बात पर मुवक्किल वकील पर केस कर सकता था। अगर कोई मुवक्किल है यानी कोई केस लेकर आया है और वकील गलत तरीके से उसे हैंडल कर रहा है, अपने ही मुवक्किल को, अपने ही जो वहाँ पे अपने न्याय लेने के लिए गया है, अपने ही क्लाइंट से अगर कोई बदतमीजी करता है वकील, तो वो अपने वकील पर केस कर सकता था। ठीक है, संहिताकरण की व्यवस्था। अभी तक रेगुलेशन छापे जाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब रेगुलेशन प्रत्येक समझी जाने लगी, भाषा में छापा जाने लगा। मतलब पहले क्या था, रेगुलेशन जो उसे छापा नहीं जा सकता था, लेकिन अब क्या हुआ था, जिस भाषा को आप समझ रहे हो, जिस भाषा आप अच्छे से ज्ञान रखते हो, उस भाषा में समझने वाली भाषा में छापी जाने लगी। यहाँ पे बोला है अभी तक रेगुलेशन छापे नहीं जाने की व्यवस्था थी,
लेकिन अब रेगुलेशन प्रत्येक समझी प्रत्येक समझी जाने वाली भाषा में छापे जाने लगी। यहाँ पे लगी। देखो पढ़ते पढ़ते ना मुंह दुखने लगता है और पढ़ते कुछ है निकलता कुछ है। एक भाई की आज सुबह कमेंट आई थी, वो कह रहे थे सर आप विवाह को ब्याह क्यों पढ़ते हो, विवाह। तो भैया जब 40 मिनट 50 मिनट जब लगातार बोलना होता है ना, तो जिन क्या क्या निकलता है। और एक बात बताऊं, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस पोजीशन में आपके लिए वीडियो बनाता हूं। ठीक है, मेरा जो कमरा है चारों तरफ से बंद है। ठीक है, दूसरी बात, फैन ऑफ करके रखता हूं, कूलर ऑफ करके रखता हूं। कोई भी ऐसी आइटम नहीं है मेरे पास जिससे कि मैं शांति से बैठकर आपके लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है, इस समय आप जब मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई है। सही है ना, आप विश्वास नहीं करोगे। किसी दिन मैं आपको अपना सेटअप दिखाऊंगा तो आप भी कहोगे कि आप भैया कैसे वीडियो बनाते हो। इस समय मेरी पूरी बॉडी पसीने से भीजी हुई है। ठीक है ना, फैन ऑफ कर रखा है मैंने, कूलर ऑफ है, लेकिन आपके लिए मैं वीडियो फिर भी बना रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे ज़्यादा एक्सप्लेन करा जाए और आपको समझाया जाए, जिससे मैं भी इस गर्मी से बचूँ थोड़ा सा, है ना। तो ये विवाह के जगह व्याह जो हो रहा है भैया, एक तो गर्मी इतनी है कि टेम्परेचर बहुत है, और ऊपर से बंद कमरे में चार दीवारी के अंदर बिना पंखे के फैन के इस टेम्परेचर में बैठना बहुत बड़ी बात होती है। तो थोड़ा भाई मेरे साथ आप भी कोऑपरेट करा करो। ठीक है ना, मैं सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ ये मेहनत। ठीक है ना, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करा करो। ठीक है ना, विवाह को ब्याह बोल दिया लेकिन निकल गया होगा एक आध बार। और जैसे अभी मैं इसको पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो रही थी, तो उसे मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। अगर थोड़ा बहुत कहीं हो जाता है तो आप थोड़ा समझ जाया करो। ठीक है, वैसे तो कोशिश करता हूँ कि मेरे से कोई ज़्यादा गलतियाँ ना हो और सटीक ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और जब भी मैं ज़्यादा बातें करता हूँ उसका मतलब है कि मैं सोचता हूँ कि आपको अच्छे से तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाए। बस आपकी समझ में कैसे डाला जाए, आपको समझाया कैसे जाए, मेरा बस यही उद्देश्य होता है। इसलिए मैं ज़्यादा बातें करता हूँ। ठीक है, अब ये एक और पॉइंट है, भारतीय विधि अधिकारी। भारतीय विधि अधिकारियों की नियुक्ति, विमुक्ति व पदच्युत का अधिकार। पदच्युत माने होता है पद से किसी को हटाना। अधिकार गवर्नर जनरल को सौंपा गया। जो भारतीय विधि अधिकारी थे उनको नियुक्त करना और उनको उसके पद से हटाने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल को सौंपा गया। देखो अब समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है ना, और एक बात और बता दूं, जो आप यहाँ पे लैंग्वेज देख रहे हो आपको किसी भी यूनिक में, एक्ट में, गाइड में मिलेगी नहीं, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है आपके लिए। ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में बनाया है, वहाँ से स्टडी करता हूँ और अपनी लैंग्वेज में आपको देता हूँ शॉर्ट बना के। और अगर आपको बुक की लैंग्वेज अगर मैंने दे दी ना, दिखा दी, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहोगे कि सर भैया क्या आप दे दिया। और आपके पास यूनिक भी होगा, आप देख भी रहे होगे वहाँ पे क्या चीज़ मिलती है आपको। एक पॉइंट और है हमारा 6 नंबर का, पुलिस संबंधी सुधार। एक सुधार और हुआ था, पुलिस संबंधी सुधार। शांति तथा व्यवस्था का जो कार्य अभी तक जमींदारों को था, जमींदारी स्तरों पर जो कार्य होता था शांति और व्यवस्था का, उसको बंद करा गया। जो जमींदार लोग थे, जो गांव की प्रधान पंचायत जो लोग होती थी, वो जो कार्य करते थे उसको बंद कर दिया गया। उनसे लेकर दरोगा को सौंपा। उनके जो अधिकार थे उनको बंद करा और उनके अधिकारों को उनसे लेकर दरोगा को सौंपा गया। इसकी नियुक्ति फौजदारी अदालतों के न्यायाधीश द्वारा होती थी। कौन नियुक्ति करता था इन दरोगा की? फौजदारी अदालत के जो न्यायाधीश होते थे, न्यायालय के न्यायाधीश जो होते थे वो इसकी नियुक्ति करते थे। ठीक है, अब जो इसका निष्कर्ष निकल कर आता है, देखो एक हमने बीच में निष्कर्ष पढ़ा था, आपको याद होगा, देखो ये वाला जहाँ पे एक गलती निकली थी, ये वाला जो हमारा निष्कर्ष था ये 1787 का निष्कर्ष था। ठीक है, ये जो है 1793 की न्यायिक योजना का निष्कर्ष है। यहाँ तक जो हमारा निष्कर्ष तक जो क्वेश्चन चला था ये 1787 का था। ठीक है ना, अब ये 1793 की न्यायिक योजना का है ये वाला, और जो अभी हमने आपको कराया है यहाँ तक,
अब ये जो निष्कर्ष है 1793 की न्यायिक योजना का चल रहा है, ठीक है भैया। ये काफी बड़ा था, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। पहला है मुकदमों में वृद्धि, जो इन्होंने सुधार करे थे उससे क्या हुआ था, इतने अच्छे सुधार कर दिए इन्होंने, मुकदमों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, बहुत ज्यादा मुकदमे आने लगे थे। जो कोर्ट की फीस थी उसको समाप्त कर दिया गया। छोटी छोटी शिकायतें भी न्यायालय में आने लगी, क्योंकि फीस तो थी नहीं, कोर्ट फीस समाप्त कर दी गई थी, छोटे छोटे मुकदमे भी आने लगे थे। न्यायालय में काम बढ़ गया, मतलब, और न्यायालय में क्या हुआ, बहुत ज्यादा काम बढ़ गया था। आवश्यक व सही न्याय में देरी, अब क्या हुआ था, मुकदमों में वृद्धि हो गई, छोटे छोटे मुकदमे आने लगे, कोर्ट फीस जो थी वो भी समाप्त कर दी गई, न्यायालय में काम बढ़ गया। न्यायालय में काम बढ़ जाने के बाद क्या हुआ, लोगों को उचित और सही समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा था। इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी गई थी, लोगों का इतना विश्वास बढ़ गया था कि न्यायालय चलो, न्यायालय चलेंगे तो हमें उचित और सही दिशा में और जल्दी से हमें न्याय मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, वहां पे मुकदमों की संख्या ज्यादा हो गई, कोर्ट फीस समाप्त हो गई थी, छोटे छोटे मुकदमे भी आने लगे थे, जिससे न्याय में देरी होने लगी थी। फिर भी इसकी प्रशंसा करते हुए कैबरीज ऑफ इंडिया, इसको याद कर लेना, कैबरीज ऑफ इंडिया में कहा गया, सन 1773 की न्याय प्रशासन को समाप्त कर एक चीर संभावी व्यवस्था को जन्म दिया। देखो 1773 की जो न्यायिक योजना है इसको समाप्त कर कर किसने जो दिया था, ये भी रेगुलेटिंग एक्ट वाली थी, जो हमारे देश में चल रही थी कुछ व्यवस्थाएं, उनको समाप्त करके रेगुलेटिंग एक्ट की थी। कुछ हमारी और जो नई व्यवस्थाएं थी उनको समाप्त करके वारेन हेस्टिंग्स की कुछ व्यवस्थाएं चल रही थी, कुछ 1726 की कुछ व्यवस्थाएं चल रही थी, उन सभी को समाप्त करके एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था स्थापित की थी, जिससे 50 वर्षों के बाद भी जन सेवा के प्रति अनेक उत्साह व सच्चाई में आंच नहीं आई। मतलब 1726, 1773 और ये तुम्हारा वारेन हेस्टिंग्स, इन सभी की जो व्यवस्थाएं थी 1772, 1774, ये सभी जो व्यवस्थाएं थी, इन सभी को समाप्त करके जो इन्होंने व्यवस्थाएं बनाई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बहुत ही अच्छी थी। और ये 50 वर्षों के बाद भी जन सेवा के प्रति उनके उत्साह वे सच्चाई में आंच नहीं आई, मतलब 50 वर्षों तक चली, ठीक है। उनके भूल होने के बाद भी कॉर्नवालिस ने उसी प्रकार छाप छोड़ी जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स ने छोड़ी थी। इसमें बहुत सारी कमियां थी, किसमें, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो व्यवस्थाएं थी, न्यायिक व्यवस्था जो थी, इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत ज़्यादा त्रुटियां थी। उसके बावजूद भी इसने अपनी न्यायिक व्यवस्था की इतनी अच्छी छाप छोड़ी जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स ने छाप छोड़ी थी, ठीक है। ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और एक बात आपको फिर बता रहा हूँ, जब तक आप इन वीडियो को क्रम बाय क्रम नहीं देखोगे आपको ये वीडियो परेशान करेंगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो मैंने आपको ये 5 पेज का मटेरियल कराया है, आपको क्या करना है, इसमें से जैसे यहाँ पे ये हेडिंग्स दे रखी है मैंने 5-6, इसमें से आप कोई 2 कर लो, 3 कर लो। यहाँ पे जो निष्कर्ष दे रखा है इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा छोटा कर सकते हो, इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे पुलिस संबंधी सुधार, पुलिस संबंधी सुधार में क्या करा, जमींदारों के अधिकारों को दरोगाओं को सौंप दिया गया, और इसमें लिख देना, जमींदारों के अधिकारों को फौजदारी न्यायाधीश द्वारा दरोगा को सौंप दिया गया, ऐसे इसे छोटा कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से अपनी लैंग्वेजों में इसे छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप है ना, परेशान ना होना, ठीक है। आप ये सोचो कि भाई हमने तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये क्वेश्चन नहीं करा, इसमें तो ये क्वेश्चन हमसे कर दिया, इसमें तो ये पूछ लिया गया, नहीं, वो एग्जामिनर आपको परेशान करता है, बात एक ही होती है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं, ठीक है ना।
और जो थोड़ी सी त्रुटि हुई थी वहाँ पे 1993 वाली, वो मेरे द्वारा नहीं हुई थी, वो एक्ट में और यूनिक में दोनों जगह ही थोड़ा मिस हो रही थी, गलती हो रही थी, उसी के द्वारा कहीं कहीं पे 1993 मैंने भी बोल दिया था, तो मैंने उसे पकड़ लिया, ठीक है ना। तो आप परेशान ना होना और इन्जॉय लो स्टडी का, और बिंदास तरीके से लोड लेकर स्टडी ना करना। अगर लोड लेकर स्टडी करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर देना बस, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।